हेलो दोस्तों, सतवीर ऑनलाइन क्लासेज में आप लोग का स्वागत है। आइए आज हम लोग पढ़ेंगे केमिस्ट्री के छठा चैप्टर, जिस चैप्टर का नाम है प्राकृतिक संसाधन का प्रबंध, जिसके बारे में हम लोग जानेंगे कि प्राकृतिक, आप लोग को केमिस्ट्री में हमने पढ़ा दिए हैं कि प्राकृतिक प्राकृतिक का होता है, संसाधन का होता है, प्रबंधन का होता है। ये सारे चीज आपको बताए बताए हैं हम, जिसमें बताइए कि प्रकृति के अंतर्गत क्या आता है। अगर प्रकृति की बात किया जाए तो हम लोग जानते हैं कि भूमि होता है, जल होगा, वन होगा, वन जीव प्राणी हो जाएगा, वन जीव प्राणी प्राणी हो जाएगा, जलीय जीव हो जाएगा। ये सारे जो चीज होते हैं ये सब क्या होते हैं, ये प्रकृति के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं? प्रकृति के अंतर्गत। अब इसमें हो गया संसाधन, जो मनुष्य मानव संसाधन, संसाधन में भी पढ़ाया गया है कि संसाधन आपको बताए थे। यहाँ खैर हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ रहे हैं, संसाधन में बताए थे कि मानव जो अपने आवश्यकता के अनुसार उपयोग करता है उसे संसाधन कहते हैं। संसाधन कहते हैं। जैसे मान ला संसाधन, ये पंखा हम लोग यूज कर रहे हैं, पंखा भी संसाधने हैं। ये पेन यूज कर रहे हैं, ये भी क्या है? संसाधने हैं। मार्कर है, कॉपी, कॉपी भी संसाधन है। किताब भी संसाधन हो जाएगा, किताब भी संसाधन हो जाएगा, टेबल भी संसाधन हो जाएगा। ये वन भी संसाधन है, भूमि भी संसाधन है, ये संसाधन है। तो मनुष्य जो अपने उपयोग में या प्रयोग में काम करता है उसी को हम लोग संसाधन कहते हैं। ठीक है, इसी को ज्योग्राफी में हमने आपको पढ़ाए हैं कि जिमरमैन वैज्ञानिक थे जिन्होंने बोले थे कि संसाधन होते नहीं है, संसाधन बनाए जाते हैं। ये जिमरमैन के अनुसार जो होता है कि संसाधन होते नहीं, संसाधन बनाए जाते हैं, ये जिमरमैन के अनुसार हम लोग ज्योग्राफी में पढ़े हुए। लेकिन यहाँ पर अब ये हम लोगों ने समझा प्राकृतिक, प्राकृतिक का मतलब कि जो हम लोग को धरती से मतलब कि प्राप्त हुई हो। ऐसे प्रकृति के अंतर्गत मनुष्य भी हैं, हम लोग भी प्रकृति के देन हैं। समझे बात? तो ये सारे, अब इसमें संसाधन, संसाधन के बारे में आप लोग समझ गए। इसके बाद है प्रबंधन। प्रबंधन का होता है, यहाँ पर दिया हुआ है कि प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन। प्रबंधन, प्रबंधन का मतलब का कि आवश्यकता अनुसार जो चीज को मतलब कि आप प्रयोग कीजिए। ये ना कि आपको नहाना है, एक बाल्टी से आप समसेबुल आप चालू कर दिए, अब पानी बह रहा है, जियान कर रहे हैं। इसको आप जियान मत कीजिए, क्योंकि ये आपके लिए आगे चल के बहुत बड़ा दिक्कत पड़ेगा। ठीक है, तो संसाधन, पेट्रोलियम, आप कुछ इतना खर्चा कीजिए कि आने वाला पीढ़ी भी कुछ भाई उसका उपयोग कर सके। इसी को प्रबंधन माने आवश्यकता भाव, मतलब कि प्रबंधन का मतलब होता है कि उसका उपयोग करे। प्रबंधन का मतलब क्या होता है कि आवश्यकता अनुसार उसका उपयोग उपयोग करें। जितनी आपकी आवश्यकता है उसको अधिक खर्चा मत कीजिए। मान के चलिए यहाँ पर पंखा है, पंखा है, आप हाय चैन रहिए तो पंखा फैन चलाइए, इसका उपयोग कीजिए। और नहीं है तो क्या आदमी पंखा चालू करके छोड़ दे रहा है, चलने दो, क्या दिक्कत है ना हो, ऐसा ना। तो इसी को हम लोग प्रबंध बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रबंध। अब इसके बाद आगे हम लोग को है भाई इसमें चैप्टर में कि आप ये पूरी तरह से बात समझ गए कि प्रकृति का मतलब क्या होता है, संसाधन का मतलब क्या होता है, और प्रबंधन का मतलब क्या होता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग का एक, हम लोग को पढ़ना है गंगा कार्यान्वयन योजना। इसका गंगा एक्शन प्लान गैप बोला जाता है। इससे इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि गंगा को सर सफाई स्वच्छता बनाने का अभियान, एक अभियान चला गंगा को स्वच्छ बनाने के लिए। जो इसमें
हम लोग को 1986 में सरकार के द्वारा घोषणा किया गया है कि गंगा की सर सफाई के लिए बहुत जरूरी चीज है, क्योंकि गंगा हम लोग का दिन पर दिन प्रदूषित होती जा रही है। और प्रदूषण होने के कारण, क्योंकि हम लोग पुराने समय से आज भी मानते हैं कि गंगा जो होती है उसका सबसे पवित्र जल माना जाता है। लेकिन एगो बात याद रखिएगा मेरे प्यारे भाई, सबसे यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछता है कि सबसे शुद्ध जल की जब बात आती है तो यही प्रश्न हम लोग पढ़कर मार देते हैं। उसमें ऑप्शनवा में दिया रहता है गंगा, वर्षा का जल, तालाब का जल, नदी का जल, तो हमनी के सीधे मारी ले जाए गंगा। यहाँ पर आपकी प्रश्न गलत हो जाएगी, क्योंकि सबसे शुद्ध जल जो होती है वो गंगा की जल नहीं होती है, वर्षा की जल होती है। क्योंकि हम लोग का शुरू से माइंड में कैप्चर है कि सबसे पवित्र जल गंगा की जल। हम लोग के घरे शादी ब्याह सारा शुभ कार्य कर्म में गंगा की जल की छिड़काव होती है, उसी को हम लोग शुद्ध मानते हैं। नहीं तो इसके चलते हम लोग मार देते हैं कि चल भैया गंगा जी के जल अतले 1 नंबर गलवा। तो सबसे शुद्ध जल क्या होता है? वर्षा का जल होता है। तो यही चीज है कि गंगा की सर सफाई के लिए एक योजना बनाया गया। उस योजना में 1986 में ये प्रोजेक्ट पास किया गया और इस प्रोजेक्ट में टोटल 300 करोड़ का बजट पेश किया गया गंगा को सफाई करने के लिए। ऋषिकेश से लेकर कोलकाता तक की, मतलब कि टोटल वहां से यहां तक की सर सफाई। और इस सर सफाई की योजना में फिर ये हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आए तो गंगा की सर सफाई के लिए फिर योजना लेकर आए। तो सबसे पहले अगर गंगा की सर सफाई के लिए योजना का बात करेगा तो सबसे पहले कब पेश किया गया? 1986 में। 1986 में कहां से कहां सफाई करने के लिए? ऋषिकेश से लेकर पश्चिम बंगाल यानी कोलकाता तक। कहां तक? कोलकाता तक। कहां तक? कोलकाता। कोलकाता कहां है भाई? पश्चिम बंगाल में। नहीं तो यही चीज को लिखे हैं कि घोषणा में 1986 में हुई थी, जिसके लिए 300 करोड़ रुपयों से भी अधिक का प्रावधान था। और ऋषिकेश से कोलकाता तक गंगा नदी को स्वच्छ बनाने की योजना थी, लेकिन गंगा नदी स्वच्छ ना हुई। अभी भी प्रोजेक्ट पास हुआ लेकिन अभी भी गंगा नदी स्वच्छ ना हुई, इस स्वच्छ नहीं हुई। इस योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल में लघु योजनाएं सम्मिलित है। लघु योजना का मतलब का कि जो फर फैक्ट्री जो बैठा हुआ है, इंडस्ट्रियल एरिया है, उससे जो अवशिष्ट पदार्थ यानी कचरा जो पदार्थें निकलती है उसको नदी में प्रवाह करना। नदी दिन पर दिन दूषित होने का रीजन क्या है? तो नदी में दूषित होने का सबसे बड़ा रीजन, पहला नंबर, कल कारखाने के कचरे को नदी में प्रवाह करना, नदी में लाशों को प्रवाह करना, नदी में हम लोग के मल मूत्र को त्याग करना, उसमें प्रवाह करना। इससे क्या हो रहा है? दिन पर दिन नदी प्रदूषित हो रही है। और नदी जब प्रदूषित हो रही है तो समझिए कि आपके भी समस्या आएगा, क्योंकि रासायनिक की मात्रा दिन पर दिन बढ़ती जाएगी। तो सबसे बड़ा हानि कहाँ पहुंचाएगा? मनुष्य के स्वास्थ्य पर। जब स्वास्थ्य आपका ठीक ना रहेगा तो कोई काम करिएगा कहाँ से? तो यहाँ पर यही लिखे है कि ये लघु योजना में सम्मिलित है। ठीक है, इसके चलते नदी में प्रवाह किया जा रहा है तो जल प्रदूषण हो रहा है। अब यहाँ से है कि नदी जल प्रदूषण के कारण क्या क्या है। मैंने कारण पूछा कि नदी जल प्रदूषण के कारण भाई क्या क्या है, तो देखिए कारण कैसे नदी जल प्रदूषण हो रहा है। ठीक है, तो इसके लिए सबसे मेन कारण फैक्ट्रियों के कचरे, जो इंडस्ट्रियल हम बोले, जो औद्योगिक क्षेत्र बोले, जिसमें से वो कचरे निकलती है। जैसे मान के चलिए एग्जाम्पल तौर पर आप घर में है हम लोग का, पर डे घर से मल मूत्र हम लोग को नली के माध्यम से बाहर निकालते हैं ना जी, उसी प्रकार से फैक्ट्री का भी कचरा नदी में प्रवाह किया जाता है। ठीक है, मल मूत्र, मरे हुए जीव, कचरे, लाशों के बहाने माने जो मरल गाय भैंस मर जाती है, मनुष्य मर जाता है, आदमी नदी में फेंक देता है। अस्थिया विसर्जन, जो मूर्ति उर्ति विसर्जन हम लोग करते हैं, तो इसीलिए कहते हैं कि देखिए अभी छठ पूजा आया है, छठ पूजा में
कचरा से कचरा जगह को लोग दम साफ सुंदर बना देगा, लोग दम लीप पोत के उसको कितना स्वच्छ बनाएगा लोग। लेकिन जा दिन छठ पूजा खत्म होता है बिहान भैया, उसके बाद उस जगह को देख कर आइए कि जितना आदमी बढ़िया से साफ करता है उसी जगह को कचरे को बना कर आता है। अब लोग मूर्ति पूजा करते हैं एकदम सर सफाई से, अभी दुर्गा पूजा हुआ और जाकर घाट पर क्या किए, उसको विसर्जन करके आ गए, ऐसा ही फेंक फाक कर आ गए, वो सब वहां पर का अब दूषित न होगा, कचरा फैल रहा है। तो इसी को यहाँ पर हमने लिखवाए हैं कि अस्थिया विसर्जन करने नदी के किनारे शौच आदि से ये जल प्रदूषण होता है। अब आपसे कोई पूछेगा कि नदी जल प्रदूषण कैसे होता है, चाहे गंगा नदी का जल प्रदूषण कैसे होता है, तब फैक्ट्रियों के कचरा बहाने से, मल मूत्र से, शवों का प्रवाह करने से, विसर्जन करने से, ये सारे से हम लोग का नदी जल प्रदूषण होता है। बोलिए याद रहेगा, ये ज्योग्राफी में भी आपको पढ़ाया गया था। संसाधन के अंतर्गत नहीं, संसाधन किसे कहते हैं, जो मनुष्य के आवश्यकता में उपयोग किया जाता है उसे संसाधन कहते हैं। जिमरमैन के अनुसार संसाधन होते नहीं है, संसाधन बनाए जाते हैं। उपयोगिता के आधार पर संसाधन को कितने भागों में बांटा गया है, तो 2 भागों में, एक प्राकृतिक संसाधन और एक मानवीय संसाधन। अब इसके बाद वर्गीकरण के आधार पर संसाधन को कितने भागों में बांटा गया है, तो 4 भागों में बांटा गया है ना। तो इसी प्रकार से, तो खैर हम लोग का ये केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री में पढ़ रहे हैं क्या। तो अब इसके बाद यहाँ लिखे हैं कि देखिए, अब इसमें कॉलीफॉर्म सूक्ष्म जीव की संख्या को नदी में प्रदूषण का मापदंड बनाया गया है, जो पीने से जल में प्रति 100 ml जल में कॉलीफॉर्म की शून्य और नहाने तथा सिंचाई के लिए 200 से कम होनी चाहिए। माने पीने के लिए हई जौन है एगो सूक्ष्म जीव है, जौन है कॉलीफॉर्म बा, का है सूक्ष्म जीव है, इसको कम से कम हमनी के जो जल पी ले जा वो 100 ml जल में इसकी शून्य अवस्था होनी चाहिए। लेकिन आज के डेट में इसकी शून्य अवस्था नहीं है, सब लोग दूषित जल पी रहा है, समझे। और नहाने के लिए कम से कम 200 ml में कम होना चाहिए, नहाने के लिए भी, ठीक है। लेकिन हमने के आजो जाता नहीं जाता, ये सब सारा समझो कि दूषित काम हो रहा बड़ुए। नोट में इसी बात को लिखवाए हैं कि जिस गंगा नदी को परम पवित्र माना जाता है, मतलब कि हमारे देश में गंगा नदी को परम पवित्र, सबसे बड़ा पवित्र नदी मानते हैं तो गंगा को आज भी हम लोग मानते हैं। उसको पूजा पाठ सारे घर में विधि व्यवहार शादी ब्याह में उस पानी को लाया जाता है। खाना यहाँ तक जो बनता है वो खाना में हम लोग गंगाजल डालते हैं ता पवित्रम होता है। हाँ तो यही वो अत्यंत प्रदूषित हो चुकी है। क्या हो चुका है? प्रदूषित हो चुका है। जो अकेले गंगा नदी में 100 से ऊपर शहरों का मल जल बहाया जा रहा है। यहाँ मल मूत्र लिख लीजिएगा, सबसे अच्छा। मल जल अच्छा नहीं लग रहा है, मल मूत्र बहाया जाता है। जो भारत में जनता के लिए गंगा जल का आपूर्ति 500 कॉलीफॉर्म प्रति 100 ml जल में होना चाहिए। तो इस प्रकार से हम लोग का ये हो गया। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे क्या है हम लोग का अपशिष्ट प्रबंधन के बाद है उपयोग में कमी और पूर्ण चलन और पुनर्उपयोग के बारे में। आइए इसको हम लोग नाम से जानते हैं RRS से इसके बारे में आइए पढ़ लेते हैं। चलिए यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं सर? चले आगे बढ़ जाए ना। एक और इसमें देखिए बात भूल गए, इससे कौन सा रोग सबसे ज्यादा होता है? तो देखिए इसमें कैलिफॉर्म जीवाणु के चलते इसमें जो रोग होता है पेट और आंत का रोग होता है। किसका कौन सा रोग होता है? पेट और आंत के, मतलब कि लीवर से संबंधित रोग होगा इससे बढ़ने से। ठीक है, चलिए देखिए अगला पॉइंट है हम लोग का उपयोगों में कमी, पुनर्चलन और पुनरुत्पादन योग। इसका मतलब क्या होता है? इसको हम लोग अंग्रेजी में RR से दर्शाते हैं, रेड्यूस, रिसाइकल और रिड्यू।
इसका मतलब ये होता है तीनों में। देखिए इसका मतलब होता है कि कोई मतलब कि सामान है, सामान में मतलब कि कम खर्च किया जाए, मतलब कि उसको उपयोग किया जाए आवश्यकता भर, ठीक है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रिड्यूस। इसको मतलब उपयोग में कमी। यहाँ उपयोग में कमी का मतलब क्या होता है, उपयोग में कमी का अर्थ संसाधनों को उपयोग में कमी, मैं जो संसाधन आप उपयोग कर रहे हैं उसके आवश्यकता अनुसार ही कीजिए, उससे अधिक नहीं ना कि अब नल बैठा ले बनी, नल बैठा ले बनी या समसेबुल करा ले बनी, ए गांव में दिखावे खातिर ले है पानी छोड़ दे बनी, चलता पानी बहता, वो पानी क्या अन यूजलेस आप कर रहे हैं, यानी बेकार कर रहे हैं, उसी को कह रहा है कि उपयोग में कमी। तो वहां पर अगर नल बह रहा है तो उस नल को बंद कर दीजिए, ये आपकी कर्तव्य और दायित्व बनता है कि जहां पानी नहीं है उस जगह पर जाके पूछिए कि पानी की क्या किल्लत है। लेकिन यहाँ पर तो लोग ए चलता टंकी में पानी भर गई बा, हदा देखबे कर लोग जे बगले में गिरेला, ये लोग के पानी के का महत्व बा, जे दिन पानी खत्म होगा वो दिन पता न चलेगा। तो ये चीज को मतलब कोई भी वस्तु को, खाना पीना, उसको बेकार मत फेंकिए, खाना उतने बनाइए, चावल उतने बनाइए जितना आपको खाना है, अभी ना कि चावल बना के और आगे फेंकावा नली पर गली पर, ऐसा काम नहीं करना है। इसी का मतलब यही होता है उपयोग में कमी, उतने भर काम कीजिए जितना आपकी आवश्यकता है, आवश्यकता से फालतू में काम मत कीजिए, ठीक है। तो यही यहाँ पर लिखे हैं कि इसका अभिप्राय हमारे द्वारा किसी वस्तु को कम से कम उपयोग किए जाने से है। हम सब अपने घरों में पंखा, बिजली व्यर्थ नहीं चलाने देते हैं, मतलब कि अब ये हम पंखा बार बार बंद करवा देते हैं, जैसे क्लास खत्म हो पंखा, क्यों, क्योंकि बिजली बिल उठ रहा है। अगर ये बिजली बिल नहीं उठता तो हम कहते चले दा कोनो दिक्कत है, तो दिमाग में टेकअप बाकी महीनवा दिन जितना उठेगा उतना भाई बिल जमा करना है, तो व्यर्थ चलने नहीं देते। हम नल मरम्मत कर उसे व्यर्थ टपकने नहीं देते हैं, नल जब टपकता है तो उसको मतलब कि व्यर्थ में उसको टपकने मत दीजिए, भाई ओकरा के पानी बेकार अनयूजलेस मत कीजिए, बहवाइए मत, तो मरम्मत करा देते हैं। अपने भोजन को बर्बाद नहीं करते हैं, कम बर्बादी या नहीं बर्बादी, नहीं के बराबर बर्बादी ही समाज का लक्ष्य होना चाहिए। जो जल, बिजली, भोजन, कागज आदि का हम लोग उपयोग में, तो जितनी आवश्यकता है उतने ही आप उपयोग कीजिए, इसका अर्थ ये होता उपयोग में कमी। अब आ गया रिसाइकल, पुनर्चलन। इसका अर्थ क्या होता है सर जी, मतलब कि कोई भी वस्तु है उसको एक काम में यूज नहीं किया जा रहा है, अब जिसे मान लीजिए कि ये खराब हो गया, ये अनयूजलेस है, यही है अनयूजलेस है, तो इसको अब क्या किया जाएगा, इसको गलाकर अब दूसरा चीज बना दीजिए। जैसे आपको एग्जाम्पल में यहाँ पर लिखे हैं शीशा, प्लास्टिक, तो क्या है, प्लास्टिक है ना, है, इसको गलाकर दूसरा चीज यूज किया जाएगा, तो उसी को हम लोग कहते हैं पुनः चलन, जिसको रिसाइकल लिखा हुआ है, इसी को हम लोग कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए लिखे यदि किसी वस्तु का उपयोग उसके वास्तविक रूप में नहीं हो रहा है, मान लीजिए कि अब ये वास्तविक रूप में अभी है, इसको यूज हो रहा है, अगर ये बेकार, जैसे ये बेकार हो गया है, यहाँ पर इसमें हाई खत्म हो गया है, तो इसको अब दूसरा चीज में इसको गला के उपयोग किया जा सकता है ना, शीशा फूट गई तो गला के दूसरा शीशा बनावल जा सकता, ठीक बा। तो यही चीज का है कि यदि किसी वस्तु का उपयोग उसके वास्तविक रूप में नहीं हो रहा हो तो उसके अन्य वस्तु को बनाकर उपयोग करना ही क्या कहलाएगा, पुनः चलन या रिसाइकल कहलाएगा। जैसे प्लास्टिक, कागज, कांच, धातु, अब धातु मतलब समझिएगा, सारे धातु का नाम बता दिए हम, तो इस तरह से इसी को हम लोग कहेंगे। अब इसके बाद अगला है पुनः उपयोग, ठीक है, इसको इसके बारे में रिव्यू लिखा हुआ है, इसके बारे में आपको बता देते हैं, चलिए आइए देखते हैं। देखिए रीयूज, रीयूज पहले ही कहा था कि रीयूज मतलब दोबारा प्रयोग करना, उसको दोबारा उपयोग करना, कोई एक ही चीज को हम लोग बिना बदले हुए उसको दोबारा उपयोग कर ले, उसी को हम लोग पुनः उपयोग बोलते हैं। जैसे किसी वस्तु के रूप में बिना परिवर्तन किए उसका दूसरे तरीके से उपयोग
करना पुनः योग कहलाता है। इसी को हम लोग सबसे आसान भाषा में होता है रीयूज, मतलब कि दोबारा प्रयोग कर ले। अब इसके बाद हम लोग को पढ़ना है वन के बारे में। हाँ, वन के बारे में, वन जीव और वन प्रबंधन और वन में कमी और वन प्रबंधन के प्रयास। आइए इसके बारे में हम लोग जानते हैं। अब देखिएगा, वन जीव, वन प्रबंधन के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। वन एवं वन जीव, वन का मतलब पेड़ पौधा होता है। अगर यहाँ से कोई पूछे कि वन का मतलब क्या होता है, वन का मतलब, देखिए वन का मतलब कोई पूछे तो पेड़ पौधे होते हैं। और वन जीव का मतलब क्या होता है भाई, वन जीव तो वन में रहने वाला जीव, वन में रहने वाला जीव को वन जीव कहते हैं। ठीक है, तो यही चीज लिखे हैं। वन जीव, वन में रहने वाले जीव को वन जीव कहते हैं, जैसे शेर, भालू, हाथी, जिराफ आदि। ठीक है, इसके बाद है वन की कमी के दो कारण बताएं। प्रश्न दिए हैं कि वन के कमी के दो कारण बताएं। तो दो कारण, बढ़ती सबसे बड़ी जनसंख्या। तो वन प्रबंधन के आप क्या उपाय कर सकते हैं, तो वृक्षों के कटाई पर रोक लगा के। ठीक है, उसके बाद इसमें अधिक से अधिक वृक्ष रोपण करके। भाई सब कोई से सरकार ऐसा प्रावधान लेता, ऐसा नियम कानून लाता कि हर एक कोई को एक कट्ठा, जिसका अगर जमीन है कम से कम आपको एक कट्ठा कम से कम बगीचा लगाना है ना। हाँ, चलिए, उसके बाद पशुओं को छोटे छोटे वनों से दूर रखकर, जहाँ मतलब कि छोटा छोटा वृक्ष लग रहा है वहां पशु को वहां से हटा दीजिए, क्योंकि पशु क्या करता है, उसका चर देता है, उसका आर्थिक नुकसान पहुंचाता है। लोगों के वन के महत्व बताकर, जागरूक करके लोगों के बीच कैंपस करना, उसको बताना कि देखिए हम लोग के लिए, इकोलॉजी के लिए वन कितना जरूरी चीज है। नहीं, इसको बात को जागरूक करना। उसके बाद लकड़ी के स्थान पर लोगों के घर में गैस का कनेक्शन उपलब्ध कराना और स्वयं सेवी संस्थाओं को प्रोत्साहन राशि देना। इस तरह से तो वन हो गया। अब वन के बाद अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे गैर सरकारी संस्था का प्रयास। गैर सरकारी संस्था का प्रयास,